हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मेरे पास है जो आपको पता होनी जरूरी है, जैसे कि एग्जाम के टाइम टेबल के रिगार्डिंग बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि क्या सर एग्जाम पोस्टपोन्ड होंगे, हमारे कॉलेज में ऐसा बोला गया है कि एग्जाम का ये टाइम टेबल फाइनल नहीं है। तो ये बात तो सही है कि बहुत से कॉलेजेस में ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ये एग्जाम का टाइम टेबल टेंटेटिव है, फाइनल नहीं है। लेकिन जो मेन मुद्दा है, एकेटीयू ने अभी ऑफिशियली कुछ डिसाइड नहीं करा है कि ये आपका टाइम टेबल नहीं रहने वाला है, यानी कि एग्जाम की टेंटेटिव शीट भी आपकी फाइनल डेट शीट हो सकती है। और एडमिट कार्ड, जैसा कि एकेटीयू का पुराना इतिहास रहा है कि वो एक दिन पहले भी आपको एडमिट कार्ड दे सकता है। तो अपन को तैयारी उस हिसाब से ही रखनी है। आप टेंटेटिव डेट को फाइनल शीट मान के अभी तैयारी करिए ताकि आपको दिक्कत न आए, है ना। तो अभी जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। अगर कोई फ्यूचर में इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं ज़रूर आपको साथ शेयर जल्द से जल्द करूंगा। तो अपन हैं आज नए सब्जेक्ट के ऊपर और इसके मैं डिटेल वीडियोस लेकर आया हूं। फाइनेंस वालों के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट है ना। फॉरेन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स और इसका फाइनेंशियल क्रेडिट रिस्क, उसका भी आ गए हैं। यूनिट 1 को लेकर आया हूं। बहुत जल्दी अपन इसके सारी यूनिट्स कंप्लीट करेंगे, लेकिन पहली यूनिट में जैसे अपन बेसिक पे बात करते हैं उसी तरीके से यहां पर भी बेसिक पे बात होगी। आई होप क्लियर हो रहा होगा। एक सेकेंड, माफी चाहूंगा, ठीक है। हाँ, फॉरेन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट के यूनिट 1 के ऊपर हैं दो सब्जेक्ट। आपको इस सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले एक बात याद रखनी है कि फॉरेन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट ये दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। रिस्क मैनेजमेंट भी एक अलग से सब्जेक्ट होता है और फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, जब अपन इसकी पूरी आइडियोलॉजी सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है और बहुत मतलब कह सकते हो कि इमर्जिंग सब्जेक्ट भी है और ये सब्जेक्ट हमेशा रहता है। इमर्जिंग भी है, मतलब हर बार चेंज भी हो जाता है, कुछ चीज़ें इसमें एड ऑन भी हो जाती है क्योंकि वर्ल्ड पॉलिसीज बार बार चेंज होती है, जियोपॉलिटिक्स चेंज होती है, इसलिए फॉरेन एक्सचेंज भी काफ़ी जानना जरूरी है। तो बेसिक से शुरू करते हैं और एडवांस लेवल तक इसके 5th यूनिट आते आते आप बहुत इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन अपन सीख जाएंगे, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, बेसिकली जो सिस्टम होता है प्रोसेस का, कन्वर्टिंग वन करेंसी टू अनदर करेंसी है। जैसे कि हर देश की अपनी अपनी करेंसी होती है, जैसे कि यूएस अमेरिका की डॉलर है, अपनी यहाँ की रुपया है ना। जब ये डॉलर को मैं रुपये में कन्वर्ट कर रहा हूं तो इसका भाव मान लेते हैं 83 रुपीज है। तो ये 83 जो डिसाइड करने का एक पर्टिकुलर मेथड होता है, प्रोसेस होता है, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF, बहुत सारी संस्थाएं हैं मिलकर गवर्नमेंट की पॉलिसीज, डिमांड सप्लाई का भी रूल लगता है ना। बहुत सारी चीजें इसके अंदर ये 83 रुपीज को फिक्स करने में होती है। लेकिन फॉरेन एक्सचेंज का मतलब कि मेरे को 83 मिलेगा, 84 मिलेगा, एक्सचेंज करना, एक करेंसी के बदले दूसरी करेंसी की जो वैल्यू है उसी को ही फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। क्लियर हो गया। हाँ, फॉरेन ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड और फॉरेन एक्सचेंज दोनों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होती है जब हम विश्व की पटल पे बात कर रहे होते हैं, जब हम इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहे होते हैं, तब फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन ट्रेड एक तरीके से बैकबोन होती है कि इंडिया कितनी ग्रोथ करेगा वो उसके फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर निर्भर करती है। अभी ये कैसे निर्भर करती है वो भी बताता हूं, लेकिन पहले अपन समझ लेते हैं फॉरेन ट्रेड क्या है। जब हम किसी देश के साथ व्यापार करते हैं उसी को ही फॉरेन ट्रेड कहते हैं। यानी इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड में कोई डिफरेंस है? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं होता। फॉरेन ट्रेड रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। 2 और 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में जो गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, उसको फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। अब यहां पर याद रखना आपको जरूरी क्या है, यह है कि हमारा फॉरेन रिजर्व ये बढ़ते रहना चाहिए। क्यों, क्या होता है, जब भी हमको रुपए छापने होते हैं, RBI को जब भी नोट छापने होते हैं, उसको वर्ल्ड बैंक से परमिशन लेनी होती है कि भैया मैं 100 करोड़ के नोट छाप दूं, 500 करोड़ के नोट छाप दूं। तो ये जो नोट प्रिंटिंग की जो परमिशन होती है इसको वर्ल्ड बैंक देती है, ठीक है। जब ये वर्ल्ड बैंक हमको परमिशन दे रही होती है तो उसके लिए हमको रिजर्व, फॉरेन रिजर्व और गोल्ड रखवाती है। इसीलिए गोल्ड की प्राइस आप देखोगे हमेशा गोल्ड जो है वो कांस्टेंट कमोडिटी में आता है, ठीक है। और भी बहुत सारे कमोडिटी है, ठीक है, अपना सिल्वर है, कॉपर है, लेकिन अपन हमेशा गोल्ड को वेटेज देते हैं। एक तो उसके गुण भी है प्राकृतिक, लेकिन गोल्ड को फॉरेन रिजर्व में रखा जाता है ना। फॉरेन रिजर्व के साथ रखा जाता है, तब वर्ल्ड बैंक हमको परमिशन देगी। अब कितने, जैसे कि 100 करोड़ छापने तो अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़ के फॉरेन रिजर्व और 200 करोड़ के गोल्ड, ये रखने के बाद आपको केवल परमिशन मिलेगी कि भैया अब आप छाप लीजिए। फिर आपकी जो वैल्यू है, इस रुपए की वैल्यू है, वो डिसाइड करी जाएगी कि ये 83 रुपीज है या 84 रुपीज है। यानी जिस देश के पास फॉरेन रिजर्व होगा वो ज्यादा परमिशन ले पाएगा, वो अपनी सप्लाई बढ़ा पाएगा और मार्केट में अपने डिमांड और सप्लाई का खेल खेल पाएगा। तो ये तो फॉरेन एक्सचेंज की बात होगी। अब फॉरेन ट्रेड इसमें कैसे
रोल प्ले करता है, वो भी हमको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर ये बेसिक कंसेप्ट अपना क्लियर हो गया ना दोस्तों, तो इसके बाद ये सब्जेक्ट बिल्कुल ब्रेड एंड बटर की तरह आप बिल्कुल एकदम छा पाओगे। थोड़ा सा अभी मेरे को समय दीजिए, आपको बिल्कुल सारे कंसेप्ट में क्लियर कराते हुए चलता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे कि मेरा इंडिया में है अपन, भारत हमारा देश, सबसे प्यारा हमारा देश। इंडिया ने व्यापार करा, मान लेते हैं अमेरिका के साथ, यूएसए के साथ व्यापार करा। यूएसए हमको कुछ बेच रहा है और इंडिया वाले यूएसए को कुछ बेच रहे हैं। अब मान लेते हैं कि इंडिया वाले जो पेमेंट ले रहे हैं वो अपने, अगर जैसे कि मैंने कुछ बुक्स बेची तो मेरे को अमेरिका वाला किस में पेमेंट देगा, रुपए में कि डॉलर में? आप कहोगे सर रुपए के अंदर पेमेंट देगा। थोड़ा सा कंसेप्ट में फास्ट चल रहा हूं, है ना, रुपए में पेमेंट देगा। यानी कि यहां पर जब भी इंडिया वाले सेल करेंगे, यानी हमारी सेल्स को क्या कहते हैं इस टर्मिनोलॉजी में, एक्सपोर्ट करेंगे, तो हमारे रुपए की वैल्यू, डिमांड बढ़ेगी। और जिस भी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। ये बात आपको याद होगी, कोविड के टाइम पे ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी, ऑक्सीजन की वैल्यू बढ़ी, है ना। वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो ऑक्सीमीटर था उसकी डिमांड बढ़ी, उसकी वैल्यू बढ़ी। ब्लड की डिमांड बढ़ी, ब्लड की वैल्यू बढ़ी, है ना। जिस भी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि सप्लाई कांस्टेंट है। तो जिस भी, अगर मैं इंडिया में जितनी ज़्यादा सेल्स होगी, जितना ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे, उतनी ज़्यादा हमारे रुपए की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि हम यहाँ पर रुपए में वैल्यू लेंगे। इसी तरीके से यूएसए हमको जो प्रोडक्ट दे रहा है उसके बदले में वो क्या चीज़ डिमांड करेगा, वो डिमांड करेगा उसके डॉलर की। इसीलिए यूएसए जो है, अब यहां पर याद रखिएगा, यूएसए जो है वो हमसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। यूएसए का एक्सपोर्ट हमसे ज्यादा है, इंडिया का एक्सपोर्ट कम है। इसलिए इंडिया की वैल्यू जो है रुपए की, वो इसके मुकाबले, जैसे $1 इक्वल टू 80 रुपीज चल रहा है, अप्रोक्सीमेटली चल रहा हूं मैं, 83, 84, 80, 79 चलता रहता है, पर 80 रुपीज, यानी उनका $1 अपना 80 रुपए। इसी तरीके से अपन पाकिस्तान में जाएंगे तो 3 गुना और, यानी कि उनका 150-200 हो जाएगा, यानी वो और सस्ते में चलते जाएंगे। तो यहाँ पर 80 का 81 होना, याद रखना, रुपए की वैल्यू बढ़ना नहीं, रुपए की वैल्यू और कम होना है जितनी हमारे, क्योंकि परचेसिंग पावर भी कम हो रही है। इसको ये समझिए, जैसे कि ये पेन है, ये 2 रुपए में आता है, अगर इसका मूल्य बढ़ गया 4 रुपए, तो इसका मूल्य तो बढ़ा 4 रुपए में। अगर ये पेन आ रहा है महंगाई के कारण 4 रुपए में आ रहा है, तो मेरे को अब 4 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। पहले मैं जो 2 रुपए में चीज़ खरीद पा रहा था, अब मुझे वो 4 रुपए देने होंगे, यानी मेरी परचेसिंग पावर कम हो जाएगी और मेरे खर्चे बढ़ जाएंगे। समझ में आ रहा है ना। ये प्रोडक्ट तो वही है, तो मेरी, अब जैसे कि इसके 80 के 81 हो गया, या मान लेते हैं 100 रुपीज हो गया, तो मेरी करेंसी की परचेसिंग पावर कम हो रही है। तो जिसकी परचेसिंग पावर कम होगी उसकी ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहां पर $1। अब ये सारे कंसेप्ट अपन को किसके कारण मिलते हैं? ये सारे कंसेप्ट अपन को मिलते हैं फॉरेन ट्रेड के कारण। किसके कारण मिलते हैं? फॉरेन ट्रेड के कारण। ये फॉरेन ट्रेड जो है यही डिसाइड कर रहा है कि कौन सा देश आज पावरफुल है और कौन सा देश आज पीछे है। जो देश ज़्यादा ट्रेड करेगा उस देश की करेंसी की वैल्यू की डिमांड उतनी बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। डिमांड और सप्लाई का बेसिकली रूल है ना। इसके अलावा भी n नंबर्स ऑफ फैक्टर्स रहते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल्स हैं, IMF के कुछ रूल्स हैं, वर्ल्ड बैंक के कुछ रूल्स हैं, है ना। तो ये भी रूल्स हैं, और इसके अलावा इंटरनल भी मूवमेंट रहता है, तो बहुत सारे इसके अंदर रूल्स लगते हैं जो मोटे मोटे तौर पे। लेकिन सबसे ज़्यादा आपके एक्सपोर्ट के ऊपर मेजरली आपका डिसाइड होता है कि आपके रुपए की वैल्यू क्या होने वाली। यानी जितना ज़्यादा हमारा देश का एक्सपोर्ट बढ़ेगा उतने ज़्यादा हमारे रुपए की वैल्यू और बढ़ती चली जाएगी। यानी कि यहाँ पर बढ़ने का मतलब 80 की जगह 75 होना, 65 होना। और हमारी देश की गवर्नमेंट कभी भी याद रखना, इस बात से चिंतित नहीं होती कि हमारी 80 की जगह 82 हो गया, यानी डिक्रीजमेंट आया। डिक्रीमेंट कैसे आया? परचेसिंग पावर कम हुई। या 80 की जगह 78 पे आने पे खुश नहीं होते। इसका जो वेरिएशन है ये ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब ये कभी 78 हो जाए, कभी 85 चला जाए, कभी 72 हो जाए, ये जितना ज़्यादा डेविएशन होगा इतना ज़्यादा देश को नुकसान है। क्यों नुकसान है? क्योंकि वो कभी भी एक अच्छी तरीके से कंट्री, ट्रेड कंट्री नहीं आ पाएगा। अब मान लेते हैं मैंने कहीं पे कोई सामान खरीदा,
उस समय 2000 के भाव में खरीदा, आज मैं उसको जब पेमेंट करने गया, क्योंकि हाथों हाथ तो पेमेंट करा नहीं, अपन ने कहा 2 महीने का क्रेडिट, तो 2 महीने में अगर वो करेंसी और डाउन में आ गई तो मेरे को लगेगा अरे वो 2000 का सामान अब 1500 में ही मिल रहा है ना, तब मेरे को दिक्कत आएगी। तो जितना वेरिएशन हाई होगा उसकी इमेज उसकी नेगेटिव होती चली जाएगी। तो वेरिएशन लो रखने का प्रयास रहता है हमेशा हर गवर्नमेंट का। फॉरेन ट्रेड और फॉरेन एक्सचेंज आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। अपन अब आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, है ना। धीरे धीरे सब्जेक्ट थोड़ा सा टीडीएस है, कॉमर्स वालों को थोड़ा सा इजी समझ में आएगा, जो बीए इकोनॉमिक्स से हैं, एमए इकोनॉमिक्स से उनको भी ये सब्जेक्ट बहुत इजीली समझ में आएगा, अदर स्टूडेंट्स को थोड़ा सा इसमें समय लगेगा। अब एक्सचेंज रेट क्या होती है? जो रेट डिसाइड होती है जिसमें हम एक कंट्री दूसरे कंट्री से डिसाइड करेंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड बैंक ये डिसाइड करते हैं, अपन वर्ल्ड बैंक का नाम याद रख सकते हैं। एक्सचेंज रेट इज द वन कंट्री करेंसी इन द टर्म्स ऑफ द अनदर कंट्री, कि मैं भाई इस कमोडिटी के बदले में, जैसे पहले बार्टर सिस्टम चलता था, एक बोरी गेहूं के बदले 10 किलो चावल दिए जाएंगे, या 10 बोरी चावल के बदले 1 किलो काली मिर्च दी जाएगी। अच्छा, काली मिर्च मिस्र के संपत्ति में एक तरीके से सबसे हाईएस्ट प्रिविलेज अगर कोई मसाला माना गया है तो वो काली मिर्च माना गया है। इतना था जब ओटोमन एम्पायर चल रहा था, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एम्पायर था एक समय, ओटोमन एम्पायर की आप हिस्ट्री सुनेंगे तो एक देश की वैल्यू एक बोरी काली मिर्च हुआ करती थी। इतनी स्कैरसिटी थी और इतना प्रीशियस वो कमोडिटी मानी जाती थी। एक बोरी काली मिर्च, यानी अगर किसी ने कोई एक देश जीता, एक देश यानी कि अपना एक तालुका हो सकता है, जैसे कि लखनऊ जीता, है ना, वैसे तो पर लखनऊ के ऑलमोस्ट एरिया जीता, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर का एरिया जीता, तो केवल एक बोरी काली मिर्च के बदले में एक्सचेंज करा जा सकता था। तो एक समय था वो भी। तो यही होती है एक्सचेंज रेट कि एक्चुअल में क्या टर्म्स करी गई है। ठीक है, अब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग, ये सारी अपन आगे सीखेंगे क्योंकि इसके अंदर है द टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट। अब एक्सचेंज रेट के अंदर क्या टाइप होने वाला है कि भाई $1 के बदले मैं 84 दूंगा या 83 दूंगा या 75 दूंगा, ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये वर्ल्ड बैंक डिसाइड कर रहा है। पहले अपन ने, मैंने कहा एक वर्ल्ड बैंक को अपन पकड़ के कर सकते हैं। तो इसके अंदर कुछ टाइप्स हैं। पहला है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ये क्या कह रहे हैं, कुछ देश ऐसे हैं लाइक हांगकांग, वो ये कह रहे हैं कि हम नहीं मान रहे कि हम 78, हम ये डिमांड सप्लाई के चक्कर में नहीं है, हमको तो $1 का 78 रुपीज़ ही चाहिए, भले कितना भी हमारा रेट हुआ हो, कितना भी फ्लक्चुएशन हुआ हो, IMF के कोई भी रूल का हम वायलेशन कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग, यानी कि फिक्स वन वेयर कंट्रीज, इसको अच्छे से समझिए, है ना। अब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम इज वन वेयर अ कंट्री करेंसी इज पेग्ड टू स्पेसिफिक वैल्यू, यानी कि एक स्पेसिफिक वैल्यू के ऊपर वो कांस्टेंट हो गई है कि इतना ही दिया जाएगा, इससे ना कम ना इससे ज्यादा। ठीक है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग का मतलब जैसे डिमांड बढ़ेगी, अपने इंडिया की कैसे चलती है, जैसे डिमांड बढ़ती है वैसे कम, जैसे डिमांड ज्यादा हुई वैसे और ज्यादा, कम ज्यादा फ्लोटिंग, यानी डिमांड के अकॉर्डिंग, सप्लाई के अकॉर्डिंग ये फ्लोटिंग होती जाती है, यानी कि फ्री फ्रॉम मार्केट। जैसा मार्केट चल रहा है, वर्ल्ड मार्केट चल रहा है, उसी तरीके से फ्रीली वो मूव करती है। नेक्स्ट होती है मैनेज्ड फ्लोटिंग। अब हम कोशिश तो करते हैं मैनेज फ्लोटिंग की, लेकिन रहती है वो फ्लोटिंग है। मैनेज फ्लोटिंग का मतलब कि हम ज्यादा वेरिएशन होगा तो उसके बाद उसको फिक्स कर देंगे। जैसे कि हम मिनिमम उसका कर देते हैं मिनिमम 78 और मैक्सिमम हमने कर दिया 85। यदि यहां पर हमारा यहां से कम गया तो हम इसके कम तो लेंगे ही नहीं और इससे ज्यादा लेंगे नहीं, हमने ये $1 की रेट फिक्स कर दी, तो वो मैनेज्ड फ्लोटिंग हो गया। ठीक है, ये केवल टाइप्स हैं। अभी यूजुअली वर्ल्ड के अंदर ऑलमोस्ट कंट्री फ्लोटिंग रेट ही फॉलो करती है। ठीक है। क्रॉलिंग पैग, क्रॉलिंग पैग क्या है? क्रॉलिंग पैगिंग सिस्टम इन्वॉल्व्स मेंटेनिंग अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट बट रेगुलर एंड स्मॉल एडजस्टमेंट मेड ओवर अ टाइम। यानी क्रॉलिंग पैग का मतलब यहां पर यह है, जैसे कि एक तो फिक्स रख लिया आपने, क्रॉल करके एक तरीके से फिक्स रख लिया, लेकिन कभी कभी उसमें मूवमेंट भी करा जा सकता है। जैसे हमने 78 तो रख लिया, लेकिन कुछ समय बाद 5 साल बाद हमने उसको रिवाइज करके 79 या 80 कर दिया, है ना। रुपए की वैल्यू से ही मैं सारा आपको चीजें सिखा रहा हूं। करेंसी बोर्ड एग्रीमेंट, करेंसी बोर्ड एग्रीमेंट क्या कह रहा है कि डोमेस्टिक करेंसी इज लीगली फॉर्मली टाइप्ड दैट द फॉरेन करेंसी एट द फिक्स्ड रेट। यानी हमने कुछ कंट्री के साथ में ऐसा टाइप कर लिया कि आपसे तो हम इतने में लेंगे, बाकी दूसरों में हमारा फ्लोटिंग चलेगा, यानी एक तरीके के मिक्स्ड। ठीक है। अब डॉलराइजेशन, ये एक सिंपल सी प्रोसेस है। कुछ देश जैसे कि इंडिया ने अभी रशियन करेंसी अपने रूबल के अंदर पूरा कहा कि हम रशिया को डॉलर में पेमेंट नहीं करेंगे, रूबल में पेमेंट करेंगे। क्यों? अमेरिका ने बहुत भड़का कि नहीं 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 नहीं, हमारी वर्ल्ड करेंसी है, हमारा पेमेंट करना चाहिए। नहीं, हमने कहा रूबल में करेंगे, उसकी डिमांड बढ़ाएंगे। हम उससे वो ले रहे हैं, अपना क्रूड ऑयल ले रहे हैं, तो हम तो ऐसा करेंगे। S-400 ले रहे हैं, हम तो उसको उसकी करेंसी में पेमेंट करेंगे।
तो डॉलराइजेशन क्या है, कुछ कंट्री अडॉप्ट कर रही है कि आप तो डॉलर में पेमेंट ना देके आप हमारी करेंसी के अंदर जब पेमेंट दे रहे हो, यूरो में पेमेंट दे रहे हो, तो वो डॉलराइजेशन है। क्लियर हो गया। इसके अंदर हमारी फिक्स्ड और फ्लोटिंग नहीं चल रही है, इसके अंदर उन्हीं का ही गणित पूरा कंट्री के अकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज एज ए स्टॉक। फॉरेन एक्सचेंज एज ए स्टॉक रेफर्स टू द व्यूइंग फॉरेन एक्सचेंज करेंसी हेल्ड बाय द कंट्रीज सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट एज ए स्टॉक वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल यानी कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप उसको एसेट्स मानते हो। जब भी फॉरेन एक्सचेंज रखा है, जैसे कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज इतना $1 बिलियन बढ़ गया, मोदी गवर्नमेंट आने के बाद इतना बढ़ गया, मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट में इतना था, ये इतना बढ़ गया, तो बढ़ने से अपन क्या बता रहे हैं, वो एक एसेट्स बढ़ रही है हमारी। क्यों? क्योंकि इससे हमको बहुत सारे n नंबर्स ऑफ बेनिफिट भी मिल रहे हैं। एक तो हम वर्ल्ड बैंक से जब परमिशन लेने जा रहे हैं तब वहां पे हमको फॉरेन एक्सचेंज रखना होगा, तो ज्यादा परमिशन मिल सकेगी, तो हमारे रुपए की वैल्यू और स्टेबलाइज हम कर सकेंगे। तो स्टॉक का क्वांटिटी मेजर्ड एज अ पॉइंट ऑफ टाइम, यानी एक पॉइंट पे हमारे पास कितना फॉरेन रिजर्व है वो स्टॉक कहलाएगा। और फ्लो का मतलब क्या है कि एक साल में कितना इन हो रहा है और कितना आउट हो रहा है। अब देखो, जैसे मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो मेरा फॉरेन रिजर्व माइनस में आएगा, मतलब जाएगा। मैं एसबीआई से जाके कह रहा हूं भैया मेरे को डॉलर दे दो, एसबीआई बैंक में खड़ा हो गया और वहां पे कह रहा हूं ये मेरे को लो 50,000 रुपए, इसके बदले में डॉलर दे दो, मेरे को किसी में डॉलर में पेमेंट करना है, मैं विदेश में घूमने जा रहा हूं, है ना, तो वहां पे डॉलर में पेमेंट करा तो माइनस हो गया। जब इंपोर्ट करूंगा, यहां पे थोड़ा सा मैं टर्म गलत होगी, इंपोर्ट करूंगा तब माइनस होगा। ठीक है, इंपोर्ट करूंगा तब माइनस होगा। और जब मैं एक्सपोर्ट कर रहा होता हूं तब मेरा फॉरेन रिजर्व बढ़ जाता है। ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट कर रहा हूं तो मेरे को पेमेंट किस में करना है, उसकी करेंसी में करना है, तो मेरा फॉरेन रिजर्व माइनस हो जाएगा। और जब मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं तब वो मेरे को मेरे डॉलर करेंसी में पेमेंट कर रहा है, तो मेरा फॉरेन रिजर्व पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा, बल्कि मेरा इंडियन रुपीस की डिमांड बढ़ रही है, इसलिए मेरे ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा और मेरी वैल्यूएशन बढ़ती चली जा रही है। इतना अपन को याद रखना है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज के स्टॉक में क्या इंक्लूड है, अब याद रखना, अपन तो केवल यही समझते करेंसी, लेकिन और भी चीजें लाइक यूएस डॉलर की करेंसी तो है, इसके अलावा फॉरेन में अपन ने डिपॉजिट करा, कोई एफडी अपन ने कराई, बैंक बैलेंस अपन ने करा, कोई गोल्ड का रिजर्व हो, वो भी फॉरेन एक्सचेंज के अंदर अपन कंक्लूड करते हैं, है ना, इंक्लूड करते हैं मतलब उसको, है ना। स्पेशल ड्राइंग राइट्स अपन को आईएमएफ दे देता है कि हाँ ये एक तरीके का ओवरड्यू टाइप है। ठीक है, रिजर्व ट्रेंच पोजीशन यानी कि ये भी ओवरड्यू टाइप ही है। इसके अंदर क्या होता है, विदाउट कंडीशन अपन को कुछ कैपिटल मिल जाती है। ठीक है, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट भी वापस से फॉरेन ट्रेड का ही एक तरीके से पार्ट है। जैसे कि वापस से सेम एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं मैं, है ना, क्योंकि समय है कम और काम ही ज्यादा, समय है कम और लक्ष्य है बड़े। तो इसी तरीके से मोदी साहब के स्लोगन को आगे बढ़ाते हुए अपन इसमें चल रहे हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या कह रहे हैं, आप बोल रहे होंगे मोदी साहब बहुत चल रहा है, अरे अपना अभी माहौल ऐसा चल रहा था तो अपन याद आ रहे हैं और आपको भी कनेक्ट कर पा रहे होंगे, इसलिए अपन यहाँ पर जय हिंद बोलते हुए और आगे बढ़ रहे हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट यह है, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान का ही कंपेयर कर लेते हैं, इंडिया और पाकिस्तान, पूरा इमेजिनरी डेटा है एकदम, बिल्कुल एक्चुअल मत मान लेना। जैसे कि अगर मान लेते हैं पहले के समय में अपन ट्रेड कर ही रहे थे, इंडिया यदि 10 रुपए का भेज रहा है माल, तो पाकिस्तान से आ रहा था 1 रुपए का भी नहीं, 10-50 पैसे का आ रहा था। ठीक है, 1 रुपया मान के चलते ताकि अपन को कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए। ठीक है, 1 रुपए में कैलकुलेशन में, हाँ, तो पाकिस्तान से अपन कितने का माल खरीद रहे थे, 1 रुपए का खरीद रहे थे, बेच कितने का रहे थे, 10 रुपए का खरीद बेच रहे थे। यानी हम उनको दवाई बेच रहे थे, हम उनको शक्कर बेच रहे थे, वो बदले में आतंकवाद भेजा तो हमने 1 रुपए का भी माल खरीदना बंद कर दिया और 10 रुपए का भी बेचना बंद कर दिया। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, यहां पर पाकिस्तान का बैलेंस जो है वो -9 का है, इसी को ही बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस होता है वो जितना उस देश के लिए माइनस में रहेगा इतना वो देश पिछड़ा हुआ रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर 10 रुपए की डिमांड है और पाकिस्तानी रुपये की डिमांड कितनी है, मात्र 1 रुपए की। तो पाकिस्तान में वैल्यूएशन कम हो रही है। जिस भी देश से आगे बढ़ना हो उसमें क्या कर दो, एक्सपोर्ट ज्यादा करो
और इंपोर्ट उससे कम करो। अब ये बोलना कितना आसान है और करना वास्तव में कितना मुश्किल है, क्योंकि अभी जब तक हमारा देश मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बनेगा, जब तक मेक इन इंडिया का कंसेप्ट में हम मेड फॉर इंडिया और मेड फॉर वर्ल्ड के कंसेप्ट में नहीं आएंगे, मेक इन इंडिया और मेड फॉर वर्ल्ड के कंसेप्ट में नहीं आएंगे, तब तक हम हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा पाएंगे। और बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब यही है कि जितना हमने इंपोर्ट किया है उतना ही एक्सपोर्ट किया है, उसी को ही बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक्स ट्रांजेक्शन, ऑल द इकोनॉमिक्स ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक देश से हमने कितना मंगाया और दूसरे देशों को हमने कितना बेचा है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यानी स्पेसिफिक पीरियड क्या है, 1 साल का। टिपिकली ईयर इट इंक्लूड्स द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग गुड्स, सर्विसेज, इनकम, फाइनेंशियल एसेट्स। क्लियर हो गया? अगर ये दोनों इक्वल रहते हैं तो बेस्ट कंडीशन है, लेकिन अगर अपना कम रहा, अगर रिवर्स कंडीशन रही, अमेरिका से हमने 20 रुपए का सामान मंगवाया और भेजा केवल 5 रुपए का, तो अमेरिका की वैल्यूएशन बढ़ती चली जाएगी, वो देश और समृद्ध होता चला जाएगा। ठीक है, कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के? देखो, पहला तो करंट अकाउंट से जो गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं वो करंट अकाउंट में आते हैं, ये इजीली विजिबल होते हैं। इसके अलावा इनकम होती है, यूनिटल ट्रांसफर्स लाइक गिफ्ट हो गए, रेमिटेंस हो गए, फॉरेन एड्स हो गए, ये भी इसके अंदर इंक्लूड्स आ जाते हैं। इसके अलावा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल ये तो करंट अकाउंट में है, कैश समझ लीजिए इसको, अगर इतना भी याद नहीं रहे, गुड्स, सर्विसेज एंड कैश। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के अंदर अपन एफडीआई यूज करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड बोरोइंग, ये भी किसके अंदर आ रहा है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी कि मैंने अमेरिका में कितने इन्वेस्ट शेयर ले रखे हैं और अमेरिका ने हमारे यहाँ पे कितने शेयर ले रखे हैं। अभी इंडिया का मार्केट लास्ट यस्टरडे सबसे ज़्यादा 22 मई 2022 के बाद में, शायद है ना, 20 मई या 22 मई 2022 के बाद में हाईएस्ट 2000 प्लस पॉइंट, 2900 पॉइंट्स राइज किया है। क्यों किया है? क्योंकि उनको लग रहा है कि ये एक वो देश बन गया है जो अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और अब ये शांति हो गई है और आगे तेजी से ग्रोथ होगी। क्योंकि जो रोज रोज का था वो एक फुल स्टॉप की तरह अब देखा जा रहा है कि अब कोई भी टेरर थिंग्स एक्ट ऑफ वॉर कहलाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग हुई और इसको मार्केट ने बहुत प्रोत्साहित करा। यानी सीज फायर को बहुत से लोग अपोज में भी हैं, एक भारतीय होने के नाते अपन को भी लगता है अरे साफ ही कर देते तो ज़्यादा बढ़िया था, है ना, साफ ही कर देते तो ज़्यादा बढ़िया था। लेकिन हमारे ही कुछ स्टूडेंट और हमारे ही कुछ फ्रेंड्स भी आज बॉर्डर पर लड़ते हैं, और जब उनके मोबाइल से धमाकों की आवाज़ आती है तो एक पल के लिए हमारा दिल भी ठहर सा जाता है कि कहीं उनके साथ कुछ अनहोनी न हो जाए। लेकिन भारत माता सबकी रक्षा करती है, और इसी के साथ आज हम इस मुकाम पर भी हैं कि अब हमारे मार्केट ने हाईएस्ट जंप दिखाई है 2900 पॉइंट्स, एक लाफ्टर कुछ एक लंबे 2 साल के 3 साल के डिकेट पीरियड के बाद में, तो काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड ने इसको पॉजिटिव लिया है ना। तो अगर आपको किसी भी देश को समझना हो ना, तो उस देश के शेयर मार्केट को देख लो। कराची का स्टॉक मार्केट सेलर पैक लगा और डाउन हो गया 7% में, तो आप समझ सकते हो जैसे इंडिया ने अटैक शुरू किया था वहाँ का शेयर मार्केट पूरा डाउन चला गया था, एफडीआई ने पूरा पैसा विड्रॉ कर लिया था। तो अब ये समझ सकते हो कि उसकी क्रेडिटेबिलिटी की तरह, जैसे यहाँ सीज फायर खत्म हुआ, सीज फायर स्टार्ट हुआ, इंडिया का शेयर मार्केट रॉकेट बन गया। और क्या हुआ? क्यों? क्योंकि इंडिया की क्रेडिबिलिटी बढ़ी, है ना। जिस भी देश की ग्रोथ देखनी हो आपको उसका शेयर मार्केट देखना चाहिए, है ना, तो आपको पता चल जाए। दिस आर द इंडिकेटर्स ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। जैसे जीडीपी, जीएनपी इंडिकेटर होते हैं, वैसे सेंसेक्स और निफ्टी भी अपनी तरीके से एक इंडिकेटर है। अब नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट की अकाउंटिंग कैसे होती है? बेसिकली एक्सपोर्ट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अपन इसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं, करंट और कैपिटल अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, बस इतना ही लिखना है ना, ये बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता। अब कंपोनेंट्स तो ऑलरेडी मैंने बता ही दिए, देखो करंट अकाउंट्स आपको बता दिए हैं, है ना। ये एक बड़ा क्वेश्चन भी बनता है, कैपिटल अकाउंट्स के अंदर अपन ने फॉरेन डिपॉजिट देख लिया, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट देख लिया, लोन्स एंड बोरोइंग देख ली, और बैंक डिपॉजिट भी, ठीक है। इसके अलावा ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज होती हैं, मेमोज होते हैं, क्रेडिट नोट्स होते हैं, वो भी इसके अंदर लिखे जाते हैं। किसके अंदर? बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्योंकि अपन चेक कर रहे हैं ना इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। अब बेसिक कंसेप्ट रिलेटिंग टू द फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ द एक्सचेंजिंग ऑफ करेंसी टू द अनदर। बेसिक कंसेप्ट ऑलरेडी अपन ने क्लियर कर लिया है, इसलिए इसको आगे अपन स्किप करेंगे। एक्सचेंज रेट, जिस रेट पे अपन एक्सचेंज कर रहे हैं वो एक्सचेंज रेट कहलाती है। करेंसी पेयर, करेंसी पेयर रेफर्स टू द कोटेशन ऑफ टू करेंसी इन द फॉरेक्स मार्केट। द फर्स्ट करेंसी इज द पेयर टू द बेस करेंसी, द सेकंड करेंसी इज द कोट करेंसी। फॉर इंस्टेंस यूरो इज पेयर टू द बेस ऑफ द करेंसी। दो तरीके करेंसी पेयर, अच्छा करेंसी पेयर मैंने आपको बताया नहीं, बता देता हूँ, ऐसे आगे आ जाता
है ना। अभी आ गया टॉपिक तो अपन बता देते हैं। करेंसी पेयर से ही अपन एक्सचेंज रेट कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे कि अभी अपन रुपए और यूएसडी की करेंसी एक्सचेंज रेट से कैलकुलेट कर रहे हैं ना, वही करेंसी पेयर। इसी तरीके से अपन करेंसी के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं कौन देश किस पे ज्यादा भारी है। अब सर सबकी डॉलर से क्यों होती है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस हुए थे जिससे बाद में हमने डॉलर को वर्ल्ड करेंसी घोषित कर दिया था। आईएमएफ ने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, वर्ल्ड बैंक ने, सबने कहा नहीं नहीं नहीं, क्योंकि भारत तो आज़ाद हुआ ही नहीं था, चीन का अलग चल रहा था, डाउनफॉल चल रहा था, सोवियत संघ के टुकड़े होने वाले थे, हो नहीं रहते थे, पर वो भी जीता ही था, लेकिन वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं चल रहा था। इधर जो यूएसए था वो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब बना हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसने जीती थी। जापान खत्म हो गया था, जर्मनी खत्म हो गया था, फ्रांस इटली के पास वेपन्स तो थे लेकिन इतनी मैन पावर नहीं थी, और इंडस्ट्री सब कहाँ चली गई थी, अमेरिका में चली गई थी, है ना। इसलिए अमेरिका जो उस समय एक स्टेबलाइज नेशन था, इसलिए वर्ल्ड करेंसी उस समय घोषित कर दिया गया था। उससे अपन कंपेयर कर ले। स्पॉट एक्सचेंज रेट इज विच इज अ करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर अनदर इमीडिएटली। एक है एक्सचेंज रेट 83, 84, 85, 87, 86 स्पॉट एक्सचेंज रेट। अभी के अभी जो बदल रहे हैं स्पॉट एक्सचेंज रेट। फ्यूचर एक्सचेंज रेट यानी फ्यूचर में, यानी एक्सचेंज रेट का ही एक टाइप है स्पॉट। फॉरवर्ड में वो आ गया, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट जो फ्यूचर में अपन कर रहे हैं कि भाई 2 महीने बाद मैं डॉलर 80 रुपये में ले लूँगा, 75 रुपये में ले लूँगा, तो वो फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन भी अपना को ऑलरेडी कंसेप्ट ही है, डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास होता है, जो वैल्यू में डिक्रीमेंट आता है एसेट्स में, वो डेप्रिसिएशन कहलाता है, ठीक है। हेजिंग, हेजिंग का कंसेप्ट वैसे फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में मैंने भी फर्स्ट यूनिट में ही समझा दिया, लेकिन एक बार यहाँ भी समझ लो। हेजिंग क्या होती है, एक स्ट्रेटजी होती है जिसको यूज़ करता है फॉरेक्स मार्केट में, जो हमारी रिस्क को मिनिमम करता है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, कोई एक प्रोडक्ट में सेल करके बैठ गया हूँ 100 रुपये में, क्या करके बैठा हूँ, वो प्रोडक्ट है नहीं अभी मेरे पास, समझना पहले ये समझ जाओगे तो हेजिंग का कंसेप्ट समझ जाओगे। 100 रुपये में मैं सेल करके बैठ गया हूँ, अब ये प्रोडक्ट 80 का हो जाएगा, 70 का हो जाएगा, तो मेरे को प्रॉफिट होगा कि लॉस? तो आप कहोगे सर लॉस हो रहा है, प्राइस तो कम हो रही, लेकिन मेरे को प्रॉफिट होता है क्योंकि मैंने किया क्या है, सेल किया है, मैंने कॉल ऑप्शन लिया, मैंने पुट ऑप्शन लिया है, सॉरी। तो 80 की जगह यहाँ पर मेरे को 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर मेरे को 30 रुपये का प्रॉफिट हुआ। बात समझ में आई? मैंने क्या करी थी, सेल करी थी। जैसे जैसे भाव कम होता जाएगा, अब 80 का हो गया वो प्रोडक्ट, तो मैंने बेच दिया, मैं यहाँ पे परचेस कर लूँगा, और 100 में तो मैंने बेच ही रखा है। बेचा पहले है, खरीदा बाद में। केवल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में, शेयर मार्केट में ऐसा होता है कि बिना वर्चुअल कोई फिजिकल प्रोडक्ट आए हम खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेल कर दी 100 की। अब इसी के अपोजिट क्या होता है, परचेज होता है। अब मान लेते हैं मैंने परचेज करी होती 120 में, तो मेरे को प्रॉफिट कब होता, जब इसका भाव बढ़ता, ना कि कम होता। अगर इसका भाव 100 हो जाता तो मेरे को क्या लॉस हो जाता, अगर इसका भाव 140 होगा तो मेरे को क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। यानी परचेस करने पे तो जब मेरा भाव बढ़ेगा तब मेरे को प्रॉफिट होगा, और जब सेल्स करने पे जब मेरा भाव कम हो रहा है तब मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। तो हेजिंग क्या होती है कि मैंने उसी प्रोडक्ट की सेल्स भी ले ली है और उसी प्रोडक्ट की परचेज भी ले लिया, यानी कॉल ऑप्शन भी ले लिया है, पुट ऑप्शन भी ले लिया है। दोनों अपन सीखेंगे, कॉल और पुट ऑप्शन बहुत अच्छे से समझेंगे। तो कॉल ऑप्शन भी ले लिया, पुट ऑप्शन भी ले लिया, दोनों ऑप्शन लेके चल लिए, जिससे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट का सेल्स हो रहा है तो भी वहां पे कुछ हो रहा है। जैसे कि ये प्रोडक्ट 100 में मैंने यहाँ सेल्स लगा दी है और 80 में परचेस लगा दी है, तो अब ये प्रोडक्ट 90 पे आया तो मेरे को यहाँ 10 का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे 10 का लॉस हुआ। लॉस को मिनिमाइज करने के लिए एक तरीके से स्टॉप लॉस की तरह हेजिंग करी जाती है ना। समझ में आया? आर्बिट्रेज रेफर्स टू द पार्टिसिपेट्स टू एक्सप्लोटिंग प्राइसेस डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट फॉरेक्स मार्केट। यानी कि मैं इंडिया में भी ट्रेड कर रहा हूं, अमेरिका में भी ट्रेड कर रहा हूं, जापान में भी ट्रेड कर रहा हूं, सेम कमोडिटी की, यहां से उठाया वहां बेच दिया, वहां से उठाया यहां बेच दिया। जो इंटरनेशनल बायर्स होते हैं, यानी कि एक पर्सन या इंस्टीट्यूट जो डिफरेंट मार्केट्स में बाइंग एंड सेलिंग कर रहा है, वो आर्बिट्रेज है। इतना सा याद रखना है। अभी इसमें डिटेल में अपन को और नहीं जाना, ठीक है? क्लियर है? थोड़ा सा मैं डर गया। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये ऑलरेडी मैंने समझा दिया है, लेकिन इसके अपन की कंपोनेंट्स भी देख लेते हैं। की कंपोनेंट्स क्या है? की फीचर्स तो है कि फिक्स जो रहती है वो स्टेबल रहती है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रहता है, गवर्नमेंट कह देती है कि भाई हम इतनी रखेंगे, और एक रिजर्व करेंसी भी अपन उसके लिए रखते हैं, और प्रिडिक्ट रहती है कि इतनी रहने वाली है।
ठीक है। एडवांटेज भी है, कंट्रोल रहता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल रहता है, हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू कंट्रोलेबल रहती है, इन्वेस्टमेंट को हम प्रमोट करते हैं। और डिसएडवांटेज क्या होता है, एक्सटर्नल कोई शॉक आया, कोई लार्ज रिजर्व अपन ने रख लिया, मतलब कि, और जनरली भी मान्य नहीं है, मतलब लीगल ऑब्लिगेशन नहीं माने जाते, मतलब वर्ल्ड बैंक इसको नहीं मानती। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या है, चेंज होती है, मार्केट के अकॉर्डिंग चलती है, फ्लक्चुएट होती है और फ्लेक्सिबल रहती है। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या है, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाना आसान हो जाता है, और एक्सचेंज रेट की वॉलेटिलिटी बनी हुई रहती है। इसकी वॉलेटिलिटी बनी रहती है, इसलिए रिस्क भी बना रहेगा, और रिस्क बना रहेगा तो स्पेकुलेशन तो हमेशा रहेगा। याद रखिएगा, जुआ सट्टा वहीं होता है जहाँ रिस्क होता है, जहाँ रिस्क नहीं होता है वहाँ जुआ सट्टा भी नहीं होता। ठीक है, हाँ। अब नेक्स्ट टॉपिक है, थोड़ा सा ही बची है फर्स्ट यूनिट। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई इशू है तो फील फ्री टू कमेंट। आ जाते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, हमला बोलते हैं और सीरीज आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बस मैं नहीं चाहता सेकंड पार्ट तक जाए, क्योंकि समय है कम और काम है बड़े, है ना, लक्ष्य है हमारे बड़े। एक्सचेंज रेट सिस्टम प्रायर टू द IMF। देखिएगा, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये अभी पाकिस्तान से आपको 1 बिलियन का लोन भी इसी संस्था ने दिया। ठीक है, ये संस्था से पहले यानी 1945 में बनी होगी। इससे पहले, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले अपना क्या सिस्टम था, कैसे हम फॉरेन एक्सचेंज करते थे, उसके बारे में एक हिस्टोरिकल ओवरव्यू एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट से, है ना। अकबर बार बार ये देखा जाता है, ये वाला क्वेश्चन आता है। तो पहले था 19th सेंचुरी में गोल्ड करेंसी, यानी गोल्ड से एक्सचेंज होता था। पहले तो बार्टर सिस्टम था, उसके बाद गोल्ड आ गया कि गोल्ड से हम मानेंगे जिस देश के पास जितना सोना है वो देश है। अंग्रेज मोहम्मद गोरी आता था, सोना लूट के लेके जाता था, हीरे जवाहरात लूट के लेके जाता था, है ना, और भी चीजें थे। गेहूं क्यों नहीं लूट के ले जाता था, क्योंकि गोल्ड जो था वो बार्टर सिस्टम में सबसे टॉप प्रायोरिटी पे आ गया। तो गोल्ड कॉइन को एज ए मनी मान लिया गया, एज ए मनी सप्लाई लिंक्ड हो गया था गोल्ड से। ये बात आपको याद रखनी है। गोल्ड के बाद में जब 1970 आ गया तो गोल्ड को ऐसे अपन ने करेंसी भी मानना शुरू कर दिया, कन्वर्टेडली हो गया। गोल्ड बुलियन एक तरीके से कह सकते हो गोल्ड ही थे, लेकिन उसके सिक्के भी थे, और एक तरीके से इस तरीके का भाव था कि उस समय लोग अपनी अपनी करेंसी में भी चेंज कर रहे थे, और बहुत सारे पेपर करेंसी भी उस समय स्टार्ट होना शुरू हो गई थी। ये 19th सेंचुरी की बात है। और फिर गोल्ड एक एक्सचेंजर, वर्ल्ड ने एक गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड बनाया कि इस गोल्ड का प्राइस ये होना चाहिए और इसका हम इतना एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, और इसको फॉरेन रिजर्व की तरह पहली बार कब 20th सेंचुरी में पहली बार अपन ने एज ए फॉरेन रिजर्व यूज करना शुरू करा। केवल मोटा मोटा ही देखना, अपन को इतना ज्यादा हिस्टोरिकल कंसेप्ट में इसके जाना नहीं है। ठीक है, बस अपन को इतना ही देखना है। 3 सिस्टम समझ में आ गए, वो एक्सचेंज रेट के गोल्ड के थे, 3 फेसेस। अब आ गए थे हम IMF के ऊपर। जब IMF ने ब्रेटन वुड्स सिस्टम तो शायद लास्ट टाइम एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है। ब्रेटन वुड्स सिस्टम क्या था, सिम्फोनियन एग्रीमेंट क्या था, और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रिजिम। ये अभी कौन सी चल रही है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, है ना। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1944 में एस्टेब्लिशमेंट में आया था, 1945 में अपनी सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड हो गई थी, 44 अप्रोक्स में ये भी एस्टेब्लिशमेंट में आया था। उससे पहले 1944 से पहले तो अपन ना गोल्ड सिस्टम चल रहा था। 1944 के बाद में IMF जैसे ही आया, ब्रेटन वुड्स सिस्टम शुरू हुआ। इस सिस्टम के अंदर क्या किया गया, फर्स्ट इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम एस्टेब्लिश किया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में इट वॉज डिजाइन टू एंश्योर स्टेबिलिटी, इंटरनेशनल ट्रेड, फाइनेंस एंड एस्टेब्लिश अ फ्रेमवर्क फॉर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट बिटवीन द मेजर करेंसीज। मेजर करेंसी कौन सी है, US डॉलर। ब्रेटन वुड्स सिस्टम ने कहा सब बात ठीक, अब अमेरिका बचा है, अमेरिका का डॉलर बचा है, इसको वर्ल्ड करेंसी घोषित करो और इसी से ही सारी एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करना शुरू करो। इसके की फीचर यही थे कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इन्होंने शुरू कर दी। अभी फ्लक्चुएशन शुरू नहीं हुआ है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है ना, गोल्ड का भाव 70 ही, सॉरी डॉलर का भाव 70 रहेगा और इसी से ही सब कुछ होगा। इस देश का 80, इस देश का जर्मनी का 60, इस देश का सबसे ज्यादा गरीबी कब रही है, इस समय रही है जर्मनी में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में वैसे देखा जाए, जैसे जिम्बाब्वे में इन्फ्लेशन चल रहा है, वैसे उस समय जर्मनी में भी हुआ करता था। फिक्स एक्सचेंज रेट इन्होंने फिक्स करी। IMF और वर्ल्ड बैंक उदय में आए। कन्वर्टेबिलिटी US डॉलर टू गोल्ड, यानी गोल्ड किससे केवल एक्सचेंज होगा, US डॉलर से। IMF का रोल भी डिसाइड किया गया कि पूरे वर्ल्ड को लोन देगा, ट्रेड को ऑर्गेनाइज करेगा। वर्ल्ड बैंक भी इसी समय आ रहा है। अब सिम्फोनियन एग्रीमेंट, अब 1970 तक तो ये चला। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद हमारा देश भी आज़ाद हो चुका था, पाकिस्तान भी के 2 टुकड़े हमने 1971 में कर दिए थे, है ना। बहुत सारे देशों का उदय हो चुका था। अब वो डॉलर के प्रति थोड़ा उनका ऐसा होना चाहिए कि केवल डॉलर ही नहीं, दूसरे को भी मिलना चाहिए यार। सब केवल डॉलर, केवल अमेरिका ही थोड़ी बना रहा है, कुछ हम भी बना रहे हैं। तो
सिम्फोनियन एग्रीमेंट वर रेस्पॉन्स टू द कोलैप्स ऑफ द ब्रेटन वुड्स सिस्टम साइंड इन द 1971 इंस्टीट्यूट ऑफ वाशिंगटन डीसी में किया गया। इसका डीवैल्यूएशन ऑफ द यूएस डॉलर, क्योंकि यूएस डॉलर की वैल्यू बहुत बढ़ गई, अब डीवैल्यूएट करो उसको, है ना। एडजस्टेबल पेक सिस्टम लगाओ, फुल कन्वर्टेबिलिटी को एंड करो केवल यूएस डॉलर में, अब हम चाहते हैं तो दूसरे करेंसी में भी एक्सचेंज कर सकते हैं। यही सिम्पसन था और ब्रेटन वुड आप समझ गए। और उसके बाद जो अभी तक चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, यानी जिसकी जितना ताकत उसकी उतनी वैल्यू, है ना। तो जिस करेंसी की ताकत का मतलब डिमांड से है, यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग से नहीं है ना, वेपन से नहीं है, उसकी डिमांड उसके प्रोडक्ट सप्लाई से है, ठीक है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या है कि इससे हम एक्सचेंज करने लगे फ्रीली। तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट हुआ, डिमांड एंड सप्लाई का बेसिक रूल एस्टैब्लिश हुआ, सेंट्रल बैंक का इंटरवेंशन हुआ, आरबीआई आया, वर्ल्ड ट्रेड बैंक आए, और इसमें यूएस डॉलर और कॉल का इसका पैगिंग सिस्टम हट गया, और वॉलेटिलिटी इससे बढ़ गई क्योंकि अपन ने फ्लक्चुएट कर दिया, फ्री फॉर्म मार्केट कर दिया ना। अप डाउन होगा तो रिस्क भी बढ़ी है, लेकिन यही सही है क्योंकि इससे यूएस का एकाधिकार खत्म हुआ, जिससे अमेरिका का एकाधिकार खत्म होने से दूसरे और छोटे छोटे देशों को भी फायदा हुआ, जो मतलब अमेरिका के साथ व्यापार नहीं करते थे। मान लेते श्रीलंका केवल भारत के साथ व्यापार कर रहा है, या एक छोटा सा देश सेशल्स इंडिया के साथ ही व्यापार कर रहा है, तो उसको यूएस डॉलर से ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रहा था, वो ये सारी चीज़ों से बंद हो रहा है ना। और अपनी तरफ से भी लोग जैसे कि, है ना, एशियन कंट्रीज़ बना रहे हैं, ठीक है, अलग अलग ग्रुप बना रहे हैं, उससे ये सिस्टम अपनाने में और जोर दे रहे हैं और यूएस डॉलर को डीवैल्यूएट कर रहे हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे अपन, और इसके साथ ये यूनिट कंप्लीट हो गई। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आएंगे। फिर में कहीं कोई डाउट है, फील फ्री टू कमेंट। आगे बढ़ते हैं सेकेंड यूनिट के ऊपर। जय हिंद।